नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा अध्याय 1 का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। इसका हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। दोस्तों द्रव्यमान जो होता है विश्व में क्या है दोस्तों, इसकी क्या है दोस्तों, मात्रा निश्चित है। क्या है दोस्तों, मात्रा निश्चित है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। इसे तो क्या किया जा सकता है दोस्तों, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपने पास है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि विश्व में द्रव्यमान की मात्रा क्या है दोस्तों, निश्चित है। निश्चित मतलब फिक्स है। क्या है दोस्तों, निश्चित मतलब फिक्स है कि इस द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है, इस द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है दोस्तों, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल क्या कर सकते हैं हम कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है दोस्तों, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास क्या है, एक पेन है। इसका जो द्रव्यमान होगा इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जो द्रव्यमान है उसको क्या कर दे, हम नष्ट कर दे, या ऐसा भी नहीं है कि इसका द्रव्यमान दोबारा क्या कर दे, उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे तो क्या कर सकते हैं हम, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो दोस्तों आपको प्रत्येक बात मैं डिटेल वाइज समझाते हुए चल रहा हूँ, तो आपको प्रत्येक बात याद रखनी है ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में जब आप बैठो तो आपको प्रत्येक बात पता रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना। दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर पार्ट 1 में पढ़ाया कि संतुलित और असंतुलित समीकरणें क्या होती हैं। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। और इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। दोस्तों यह मान के चलिए आप कि इसमें से 3 नंबर का प्रश्न आपके एक आता ही है, यह बात आप दिमाग में बिठा लेना। तो दोस्तों रासायनिक समीकरणें संतुलित करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर क्या देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो कि रासायनिक समीकरण क्या होती है अपने, कि रासायनिक अभिक्रियाओं में सदैव अभिकारक, मैंने बताया आपको कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है दोस्तों, जो हमें अभिक्रिया होने के पश्चात प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, अब दोस्तों अभी हम जानेंगे कि परमाणुओं की संख्या क्या होती है। परमाणुओं की संख्या तथा द्रव्यमान समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, द्रव्यमान समान होने चाहिए। मतलब यह बात है दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, जिस अभिक्रिया, मान लीजिए कि कहीं पे अभिक्रिया संपन्न हुई है तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, भाग लेने वाले तो क्या होंगे, अपने पास अभिकारक होंगे और प्राप्त होने वाले क्या होंगे दोस्तों, उत्पाद होंगे। क्या होंगे दोस्तों, उत्पाद होंगे। ठीक है, तो उनका क्या होना चाहिए दोस्तों कि जो अभिकारक में परमाणु संख्या थी और जो द्रव्यमान था
वही क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास उत्पाद में भी आपके पास परमाणु संख्या और द्रव्यमान क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसी समीकरण कौन सी समीकरण कहलाती है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। कौन सी समीकरण कहलाती है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। कब कहलाती है, जब परमाणुओं की संख्या तथा द्रव्यमान यदि समान हो। किस प्रकार का हो, द्रव्यमान समान हो, तो ऐसी समीकरण कौन सी समीकरण कहलाती है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है वह किस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के हम अपने पास जैसे 7 चरण होते हैं दोस्तों, हम 7 चरणों में इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना समझेंगे। कितने चरणों में समझेंगे, 7 चरणों में समझेंगे। दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के निम्न चरण हैं। निम्न चरण है, वो निम्न चरण में आपको एक एक बताऊंगा दोस्तों। अभी एक एक डिटेल से आपको प्रत्येक बात में बताते चलूंगा। आप केवल कॉपी में नोट करते चलिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके किसी प्रकार का कोई टॉपिक ना छूटे। और दोस्तों साथ ही प्रत्येक बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों रोज घर पे इन सब चीज़ों को आप पढ़िए ताकि आपका बेसिक मजबूत हो। आपको प्रत्येक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एक इसको क्या बोलते हैं, एफी को क्या बोलते हैं दोस्तों, आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आयरन बोलते हैं या फिर लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आयरन या फिर लोहा। आयरन ही क्या होता है दोस्तों, लोहा होता है। H2O क्या होता है दोस्तों, अपना जल होता है। क्या होता है दोस्तों, जल होता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्या किया दोस्तों, रासायनिक समीकरण लिखी। क्या लिखी दोस्तों, एक रासायनिक समीकरण लिखी। अब जो ये रासायनिक समीकरण अपने पास है दोस्तों, ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। किस प्रकार के समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस रासायनिक समीकरण को हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 चरणों के अंदर समाप्त करेंगे कि किस प्रकार से इसे संतुलित किया जाता है। दोस्तों मैं आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना एक एक बात बताते हुए समझाते चलूंगा। आपको एक एक चरण को बड़े ध्यान से देखना है ताकि आपको प्रत्येक बात समझ में आए। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपनी जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो मैंने बोला दोस्तों कि हम इसको 7 चरणों के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, समझेंगे। तो 7 चरणों के अंदर समझेंगे। तो दोस्तों 3 चरण आपके सामने हैं और देखना दोस्तों कि ये 3 चरण क्या कहना चाहते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अपनी रासायनिक समीकरण दी जाती हैं उसको क्या करते हैं दोस्तों, बॉक्स में बंद कर दिया जाता है ताकि संतुलित करते समय इनमें क्या ना हो जाए दोस्तों, परिवर्तन न हो जाए। क्या ना हो जाए दोस्तों, परिवर्तन न हो जाए। तो दोस्तों अपना जो पहला चरण है, चरण फर्स्ट, वह क्या है दोस्तों कि सबसे पहले यहां समीकरण के चारों सूत्रों को बॉक्स में बंद कर देते हैं। जैसे दोस्तों अपने पास क्या है दोस्तों, आयरन, आयरन को भी बॉक्स में बंद कर दिया। H2O क्या है दोस्तों, अपना जल, तो जल को भी बॉक्स में बंद कर दिया। और दोस्तों Fe3O4
ये क्या है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड है। इसको भी क्या कर दिया दोस्तों हमने बॉक्स में बंद कर दिया, प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन, इसको भी क्या कर दिया दोस्तों हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब बॉक्स में बंद क्यों किया, क्या भग के जा रहा था कहीं ये, नहीं, ताकि संतुलित करते समय इनमें कोई परिवर्तन न हो, ऐसा नहीं हो कि इनका मिक्सअप हो जाए। तो मिक्सअप से बचाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इनको बॉक्स में बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जब आप परीक्षा में बैठो तो ये सब करना नहीं है आपको, बस केवल क्या है दोस्तों कि मैं इन सब चीजों को इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप पहले क्या करो दोस्तों कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार संतुलित किया जाता है वह बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे चरण के अंदर चरण नंबर 2 कि अब हम अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित तत्वों की सूची बनाएंगे। तत्व क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। Fe क्या है, तत्व हैं। Hb क्या है, अपना तत्व हैं। Ob क्या है दोस्तों, अपना तत्व हैं। अर्थात यह इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, तत्वों को अपन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तत्व, यहां हमने जो अपने पास तत्व थे तीनों तत्वों को एक एक करके दोस्तों क्या कर लिया, यहां पर ले लिया। अब देखो दोस्तों तीनों तत्व अपने पास आ गए, तो उसके बाद हमने देखा कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अब देखना दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, हम अभिकारक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो अभिकारक हैं अपने पास उसमें आयरन के कितने परमाणु हैं, आयरन के कितने परमाणु हैं। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं हम कि आयरन के कितने परमाणु हैं, मात्र एक है। कितना है दोस्तों, एक है। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, तो सबसे पहला अपना जो था वो था दोस्तों आयरन। आयरन में हमने देखा कि अभिकारकों में जब परमाणुओं की संख्या है वह कितनी है दोस्तों, एक है। ऐसे हमने देखा दोस्तों उत्पादों में परमाणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या, हमने देखा कि आयरन की जो संख्या है किसके अंदर, उत्पाद के अंदर, या परमाणुओं की संख्या जो है आयरन के वो कितनी है दोस्तों, 3 है। देखिए यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 3 है। कितनी है, 3। इसी प्रकार हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है दोस्तों अभिकारक के अंदर, तो हम देख सकते हैं दोस्तों कितनी है, यहाँ पर 2 हैं। कितनी है, 2। इसी प्रकार हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद के अंदर कितनी है दोस्तों, यहाँ भी कितनी है, 2 है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। उत्पादों में भी परमाणुओं की संख्या कितनी, हाइड्रोजन की 2 है, ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन जो है अपने पास अभिकारक के अंदर कितनी है दोस्तों, 1 है। कितनी है दोस्तों, 1। और ऑक्सीजन जो है उत्पाद के अंदर कितनी है दोस्तों, 4। कितनी है दोस्तों, 4 है, ठीक है। तो यह थी दोस्तों अपनी एक सारणी जिसमें क्या किया हमने कि जो अपने पास तत्व थे उनको देखा कि अभिकारकों में जो अपने तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या कितनी है, और हमने देखा कि जो अपने पास तत्व हैं उनकी उत्पादों में संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपने पास जो तीसरा चरण है दोस्तों वह क्या कहना चाहता है दोस्तों, ये जो बातें हैं अपने पास, जो चरण हम लिख रहे हैं, जो चरण मैंने यहाँ आपके सामने लिखे, आपको यह पेपर में नहीं उतारने। क्या नहीं करने दोस्तों, पेपर में नहीं उतारने, मात्र आपको समझा सकूं या आपके हर प्रत्येक बात समझ में आए, आपको प्रत्येक बात समझ में आए, इस कारण मैं यहाँ पे एक एक बात को आपके लिए लिखकर समझाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम अभिकारक और उत्पाद में से उस यौगिक को संतुलित करेंगे। अब हम अभिकारक और उत्पाद में से, मतलब दोनों में से, या तो अभिकारक में से या फिर उत्पाद में से उस यौगिक को संतुलित करेंगे जिसमें
परमाणुओं की संख्या क्या हो दोस्तों, सबसे अधिक हो। क्या हो दोस्तों, सबसे अधिक हो। अब देख सकते हैं हम दोस्तों, इस टेबल के अनुसार आप देखिए कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। अब आप देख सकते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों में किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो उत्पाद के अंदर क्या है दोस्तों, सबसे अधिक है। क्या है दोस्तों, सबसे अधिक है। उसके बाद देखेंगे हम दोस्तों कि यहाँ उत्पाद में Fe3O4 अर्थात आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन तत्व चुनते हैं। क्यों चुना दोस्तों, क्योंकि इसके पास जो परमाणु संख्या थी वो क्या थी दोस्तों, सबसे अधिक थी। क्या थी दोस्तों, सबसे अधिक थी। इस कारण हमने किसको चुना, ऑक्सीजन को चुना। ठीक है, यहाँ O2 के 4 परमाणु हैं। मैंने बोला अभी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं दोस्तों, 4 परमाणु हैं। इसके कारण हमने किसको चुना, सबसे पहले ऑक्सीजन को चुना। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है उसी को चुना जाता है दोस्तों। जबकि अभिकारक में केवल एक है। अब हम देख सकते हैं कि जो अपना अभिकारक है दोस्तों उसमें ऑक्सीजन कितनी है, मात्र एक। कितनी है दोस्तों, मात्र एक। यहां भी देख सकते हो आप, यहां भी देख सकते हो, कितनी है दोस्तों, एक। अतः अभिकारक में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, दोनों को देखते हैं कि कौन सी या कौन सा तत्व जो है अपने पास वह बड़ा है। सबसे पहले उसको चुनते हैं। चुनने के बाद हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा है या राइट हैंड साइड में बड़ा है। यदि लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा हो तो राइट हैंड साइड में क्या करते हैं दोस्तों, किसी संख्या से गुणा करते हैं ताकि दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए या फिर बराबर हो जाए, संतुलित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अतः अभिकारक में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O के आगे 4 गुणांक लगा देते हैं, जिससे अभिकारकों में ऑक्सीजन संतुलित हो जाता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, अभिकारकों में ऑक्सीजन संतुलित हो जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे इस समीकरण के माध्यम से क्या ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में समान हुआ। तो देखिए दोस्तों, अपने पास ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है दोस्तों, किससे गुणा हो रहा है, 4 से। किससे गुणा हो रहा है दोस्तों, 4 से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वह भी कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हमने क्या कर दी दोस्तों, संतुलित कर दी, अर्थात बैलेंस कर दी। तो यह थी दोस्तों 3 बातें जो हमने देखी, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, चरण पष्ट के अंदर या चरण प्रथम के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण हमें दी जाएगी उसके रासायनिक सूत्रों को हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स में बंद करेंगे ताकि इनमें क्या ना हो जाए, किसी प्रकार का परिवर्तन न हो जाए। इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले इन्हें बॉक्स में बंद करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों कि जो रासायनिक समीकरण के अंदर हमें तत्व दिए गए थे, हमने प्रत्येक तत्व को सारणीबद्ध किया। सारणीबद्ध करने का मतलब ये कि हमने अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी है और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है। तो दोस्तों तृतीय चरण में हमने क्या देखा कि अभिकारक और उत्पाद में से उस यौगिक को संतुलित करेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो दोस्तों, सबसे अधिक हो। तो यहां हमने देखा कि ऑक्सीजन जो था हमारे पास उसमें क्या था दोस्तों, परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक थी, लेकिन वो किसके अंदर था दोस्तों, उत्पाद के अंदर था। तो जिस साइड में या जिस तरफ ज्यादा हो उस तरफ हम बैलेंस नहीं करते,
हम उस तरफ बैलेंस करेंगे जिस तरफ ऑक्सीजन या कोई भी तत्व क्या हो दोस्तों कम हो। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन जो था दोस्तों वो क्या था 1 था और यहाँ कितना था 4। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 से गुणा करेंगे, कहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, यहाँ 4 से गुणा करेंगे ताकि यहाँ 4 है और यहाँ भी कितना हो जाए दोस्तों 4 हो जाए। तो दोस्तों यह 3 चरण आपको समझ में आने चाहिए कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं या किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो आइए दोस्तों इसके अगले 4 चरण हम पढ़ने का प्रयास करें। तो दोस्तों 3 चरण तक हमने देखा किस प्रकार से हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को किस प्रकार से संतुलित करना है। तो दोस्तों तृतीय चरण में हमने जो अंतिम ऑक्सीजन को संतुलित किया था वो, और वहां पे जो हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई थी वो क्या थी दोस्तों, यह समीकरण थी कि Fe+4H2O एरो Fe3O4+H2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम देख सकते हैं कि अभिकारक के अंदर जो अपना हाइड्रोजन है, अपना जो हाइड्रोजन तत्व है उसकी संख्या कितनी होगी दोस्तों 8 हो गई। देखिए दोस्तों 4 × 2 बराबर कितना हो गया, अपने पास हाइड्रोजन 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है दोस्तों मात्र 2 है। तो इसको 8 बनाने के लिए किससे गुणा किया जाएगा, तो इसको 4 से गुणा किया जाएगा। किससे गुणा किया जाएगा, 4 से गुणा किया जाएगा, ताकि दोनों तरफ जो हाइड्रोजन की संख्या है वह दोस्तों क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, संतुलित हो जाए। तो देखिए 2 × 4 8, 4 × 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है दोस्तों 4। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या भी संतुलित होगी और हाइड्रोजन की संख्या भी क्या होगी दोस्तों, संतुलित होगी। तो दोस्तों चरण नंबर 4 जो था अपना वो यही कहना चाहता था कि अब हम देखते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अभिकारकों में कितनी हो गई थी दोस्तों, 8 हो गई थी, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु कितने थे, मात्र दोस्तों अपने पास 2 थे। कितने थे दोस्तों, 2 थे। अतः उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के आगे 4 गुणांक लिख दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए दोस्तों, हाइड्रोजन बराबर हो जाए, जिससे अभिकारक तथा उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाए दोस्तों, बराबर हो जाए या फिर संतुलित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यह था अपना चरण नंबर 4, जिसमें सीखा हमने कि हाइड्रोजन की संख्या को किस प्रकार से बराबर करना है या संतुलित करना है। तो दोस्तों अब हमने देखा कि ऑक्सीजन को हमने संतुलित किया, हाइड्रोजन को हमने संतुलित किया। अब हमारे पास ऐसा कौन सा तत्व बचा है, उस टेबल के अंदर देख के बताइए कि हमने कौन सा तत्व अभी तक संतुलित नहीं किया। कौन सा तत्व अभी तक हमने संतुलित नहीं किया, तो अभी तक हमने आयरन को संतुलित नहीं किया। किसको संतुलित नहीं किया दोस्तों, आयरन को संतुलित नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि आयरन को संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे दोस्तों, आयरन को संतुलित करेंगे। तो देखिए दोस्तों यही समीकरण क्या की, वापिस यहाँ लाकर लिख दी। कहाँ लिख दी दोस्तों, यहाँ लिख दी। और इसमें हमने देखा कि अभिकारक जो है अपने पास, उसमें आयरन की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है। कितनी है दोस्तों, 1 है। जबकि उत्पाद में आयरन की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। तो कहाँ पे ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ ज़्यादा करने के लिए, अर्थात यहाँ कितना है दोस्तों, 3 है। तो यहाँ 3 बनाने के लिए 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अपने पास जो आयरन है वो कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। यहाँ भी कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 4। यहाँ भी ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 8। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 8। तो अब हम कह सकते हैं कि अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक थे और राइट हैंड साइड में जो उत्पाद थे, उनकी संख्या क्या होगी दोस्तों, बराबर हो गई। क्या होगी दोस्तों, बराबर हो गई।
तो अपना जो पांचवा चरण था दोस्तों उसमें हमने आयरन को संतुलित करना देखा। तो अब हम उत्पाद में आयरन को या Fe को देखते हैं। तो यहाँ Fe के 3 परमाणु हैं। क्या है दोस्तों? Fe के 3 परमाणु हैं। अतः अब हम अभिकारक में Fe का केवल 1 परमाणु है। क्या है दोस्तों? अतः यहाँ कितना था दोस्तों? 1 था। क्या था दोस्तों? 1 था। तो अतः हम अभिकारक में Fe के आगे कितना लगाते हैं दोस्तों? 2 नहीं दोस्तों, 3 लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 3 लगाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 3 लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं दोस्तों? 3 लगा देते हैं। ठीक है, जिससे अभिकारक तथा उत्पाद में Fe के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? बराबर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी दोस्तों? बराबर हो जाएगी। तो हमारा छठा चरण कहता है कि अब हम देखते हैं कि यहाँ अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई दोस्तों? समान हो गई। क्या होगी? समान हो गई। ठीक है, चरण नंबर 7 जो है दोस्तों यह कहता है कि जो हम तत्व प्रयोग कर रहे थे उनकी हमें भौतिक अवस्था लिखनी है। जैसे यदि कोई तत्व सॉलिड है अर्थात ठोस है तो हम उसके पास क्या लगाएंगे? उसके नीचे एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? एस लगाएंगे। यदि कोई लिक्विड है या द्रव है तो उसके नीचे क्या लगाएंगे दोस्तों? एल लगाएंगे। और यदि कोई तत्व गैस है तो हम उसके नीचे क्या लगाएंगे दोस्तों? जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों यह थी अपनी रासायनिक समीकरणें संतुलित करना, जिसमें हमने सीखा कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। दोस्तों जो अपना अगला पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3, उसमें हम कम से कम 10 या 15 उदाहरण रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के देखेंगे, ताकि आपके रासायनिक समीकरणों से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, तो एक प्रश्न मैंने बोला आपके पक्का आएगा। क्या होगा दोस्तों? पक्का आएगा। तो आपको रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार संतुलित करना है यह बात आपको सीखनी चाहिए, ताकि आप बोर्ड में उस क्वेश्चन को छोड़े नहीं और गलत ना करें, पूरा करें। तो दोस्तों इन सबको आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए, ताकि आपको चरण बाय चरण प्रत्येक बात आपको क्या हो? याद हो। तो दोस्तों आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।